पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। उम्मीद यही रहती है कि आप उनसे लाभान्वित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो इन तीनों सेगमेंट्स में क्या है कुछ खास, आइए जानने के लिए शुरुआत करें आज के अंक। हमारे किसान यानी कि आप लोग अपनी फसलों में जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हरित क्रांति के दौरान रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों ने अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से फसलों, प्राकृतिक संसाधनों और हम कहें तो मिट्टी के उर्वरता में बहुत ही कमी आई है या मृदा स्वास्थ्य खराब हुआ है। इसलिए इस बात की बहुत ही ज़रूरत है कि हम कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें और जैविक संसाधनों, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों का उपयोग करें। अगर हम बात करें जैव उर्वरकों की या बायो फर्टिलाइज़र की, तो बायो फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसमें कई महत्वपूर्ण जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र हैं जो हम राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम इस नाम से जानते हैं। राइजोबियम एक ऐसा जैव उर्वरक है जो दलहनी फसलों के बीज उपचार के लिए उपयोग किया जाता है और यह इन फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इससे नाइट्रोजन की आपूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है। दूसरा जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर है जो फलदार पौधों और विभिन्न प्रकार के वानिकी फसलों के लिए भी उपयोगी है, सब्जियों के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग भी बीज उपचार के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा एजोस्पिरिलम एक जैव उर्वरक है जो कई फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, इन फसलों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एक जैव उर्वरक है जिसको हम माइकोराइजा या वेम के नाम से जानते हैं। माइकोराइजा या वेम लगभग सभी फसलों के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग हम मिट्टी को उपचारित करके काम में ले सकते हैं। इन जैव उर्वरकों का उपयोग हम बीज उपचार, मिट्टी के उपचार और पौध के उपचार के लिए कर सकते हैं। इनके उपयोग से एक तरफ जहाँ पर फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, वहीं रासायनों के उपयोग के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम होते हैं। इन नाइट्रोजन स्थिर करने वाले उर्वरकों के अलावा कुछ ऐसे उर्वरक भी हैं या जैव उर्वरक हैं जो फास्फोरस गोलक का काम करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास या बेसिलस। ये भूमि के अंदर बीज उपचार के रूप में अगर हम उपयोग करते हैं या भूमि के अंदर उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी के अंदर उपलब्ध जो फास्फोरस है उसकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं। किसान भाई जैसे डीएपी या सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं, उसकी अधिकांश मात्रा लगभग 80% ज़मीन में फिक्स हो जाती है जो पौधों को उपलब्ध नहीं होती। लेकिन इन स्यूडोमोनास या बेसिलस का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो जो अनुपलब्ध अवस्था में फास्फोरस है वो पौधों को उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा बहुत से और भी जैव उर्वरक हैं जिनका उपयोग हम धान की फसल में कर सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी
या एजोला। ब्लू ग्रीन एल्गी और एजाला धान के खेतों में जहाँ पानी की उपलब्धता अधिक रहती है वहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं। एजोला एक ऐसा जैव उर्वरक है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ कार्बन स्थिरीकरण भी करता है और यह पशुओं या मुर्गी पालन या मछलियों के लिए खाद्य का भी काम करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जैव कीटनाशकों की या बायोपेस्टिसाइड की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण एक आदान के रूप में किसान भाई काम में ले सकते हैं। इनका उपयोग जैसे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इनका उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बायोपेस्टिसाइड में मुख्य रूप से जो ज़्यादातर अधिकांश फसलों में उपयोग किया जा सकता है वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा बायोपेस्टिसाइड है जिसकी 1 किलोग्राम मात्रा को 100 किलोग्राम खाद के अंदर, गोबर की खाद के अंदर मिलाकर और इसको 10-15 दिन के लिए हम रख देते हैं। इससे क्या होता है कि ट्राइकोडर्मा के जो जीवाणु हैं वो खाद के ऊपर बढ़वार करके और अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं। इस खाद को हम जब खेत में उपयोग करते हैं तो यह कई प्रकार की जो ज़मीन से या मिट्टी में होने वाली बीमारियां हैं, जड़गलन या अन्य प्रकार की बीमारियां, वो कम हो जाती हैं। इनका उपचार यह है जैव उर्वरक बिना किसी नुकसान के या विषैला पदार्थ उत्पन्न किए भूमि के अंदर यह जड़गलन जैसी बीमारियों को समाप्त कर देता है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारा सेगमेंट विज्ञानों के साथ। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रकृति के एक अनमोल उपहार मिट्टी के बारे में। जी हाँ, मिट्टी ही नहीं होगी तो हमारी फसलें कहाँ उपजेंगी। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व हो जाता है कि हम मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाए रखें, उसकी जांच करवाते रहें। अगर किसी पोषक तत्व की कमी भी हो जाती है तो उसकी पूर्ति कर दें। तो किस तरह से इस अनमोल धरोहर को हम सजोकर रख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञानों के साथ में। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो समझ लीजिए मिट्टी बीमार है। जांच के बाद पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किसकी नहीं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। जांच के बाद हमारे वैज्ञानिक उस फसल के हिसाब से पोषण की सलाह देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। इसका मतलब हुआ कि मिट्टी की जांच उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकती है और कम लागत में ज्यादा पैदावार दिलाती है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए उसकी जांच होती है। इस प्रयोगशाला में मिट्टी के पीएच, विद्युत चालकता, जैव कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह की जांच की जाती है। खरीफ फसलों के लिए अप्रैल मई में और रबी फसलों के लिए अगस्त सितंबर में नमूना लिया जाता है। जांच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस किसान को जांच के लिए नमूना लेने का अनुभव है। इन्होंने सबसे पहले घास को हटा दिया है ताकि साफ सुथरी मिट्टी मिल सके। इनके पास एक बर्मा है, इसकी मदद से ये 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह से ही नमूना लेना काफी नहीं है। सटीक परिणाम के लिए 10-12 जगह से नमूना लेना होगा। जिन किसानों के पास बर्मा नहीं है वो कुदाली से भी काम ले सकते हैं। कुदाली से अंग्रेजी के वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा और फिर एक किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ 2-3 सेंटीमीटर की परत निकालनी होगी। इस किसान ने हर नमूने को साफ कागज पर रखा है ताकि मिट्टी में कोई बाहरी गंदगी ना आ सके। अब इन्होंने सभी नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिला दिया है और मिलाई हुई मिट्टी को साफ सतह पर समतल बिछा दिया है। उंगली से इसके 4 बराबर भाग किए हैं। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को निकालकर अलग कर लिया गया है और बाकी मिट्टी को फिर 4 भागों में बांट लिया है। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को फिर से हटा दिया गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक नमूने का वजन आधा किलो न रह जाए। आधा किलो नमूने को साफ कपड़े या पॉलिथीन रख दिया जाएगा और इसके साथ एक पर्ची भी। पर्ची पर किसान का नाम, पता, प्लॉट नंबर या कोई और तरीका जो खेत की पहचान कराता हो लिख दिया गया है।
इसी तरह मिट्टी की किस्म दर्ज करेंगे। मिट्टी बारानी है या सिंचाई सुविधा वाली, ये भी लिखा जाएगा और सिंचाई का साधन भी बताना होगा। इसके अलावा जल निकासी की जानकारी, बोई हुई फसल का नाम, आगे बोई जाने वाली फसल का नाम और जैविक खाद जो डाला गया हो वो भी लिख देंगे। खेत में अगर कोई समस्या है तो वो भी लिख दिया जाएगा, जैसे कम पैदावार वगैरह। सबसे नीचे नमूना लेने की तारीख और किसान के हस्ताक्षर होंगे। इस पर्ची की 3 प्रतियां होंगी। पहली नमूने वाली थैली मक्के अंदर रखी जाएगी, दूसरी बाहर बांधी जाएगी और तीसरी को किसान अपने पास रख लेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर इसे प्रयोगशाला भेजना होगा, वरना जांच सही नहीं होगी। याद रहे, नाली की जमीन, पेड़ के पास की जमीन या खाद के ढेर से नमूना नहीं लेना है। हरी खाद, कंपोस्ट या रासायनिक खाद डालने के तुरंत बाद भी नमूना लेना सही नहीं है। इस तरह खेत के गीला होने पर भी नमूना नहीं ले सकते। खाद के बारे में नमूना बिल्कुल ना भरे और मेड़ों से करीब 2 मीटर दूरी तक भी नमूना ना ले। वैसे तो बाजार में मिट्टी परीक्षण किट भी मौजूद है। किसान चाहे तो खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इससे सीमित जानकारी ही मिल पाती है। सही जानकारी प्रयोगशाला से ही मिलेगी। जांच के दौरान अगर मिट्टी में जैव कार्बन 0.5 से कम हो तो मिट्टी निम्न वर्ग की होगी। 0.5 से 0.75 हो तो मध्यम वर्ग की और 0.75 से ऊपर हो तो उच्च वर्ग की होगी। नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम होने पर निम्न वर्ग, 280 से 560 होने पर मध्यम वर्ग और 560 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग में आएगी। फास्फोरस 23 से कम हो तो निम्न, 23 से 56 होने पर मध्यम और 56 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की होगी। पोटेशियम की मात्रा 130 से कम हो तो निम्न, 130 से 335 हो तो मध्यम वर्ग और 335 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की कहलाएगी। अब किसान इसी के आधार पर खाद दे सकते हैं। बहुत कम जैव कार्बन वाले खेत में प्रति हेक्टेयर 15 से 16 क्विंटल कंपोस्ट डालना है। कम जैव कार्बन वाले खेत में 14 क्विंटल, मध्यम में 10 क्विंटल और उच्च में 5 क्विंटल खाद डालनी होगी। अति उच्च जैव कार्बन वाले खेत में जैविक खाद की जरूरत नहीं होती। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा।
और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर, ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं देश के सफल किसानों से, और आज के सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा में। वहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान अमरीक सिंह। करते हैं ये जैविक खेती। अब जैविक खेती को इन्होंने क्यों अपनाया है और कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाया है, आइए इन्हीं से जानें। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक हैं अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता न मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। KVK के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई, उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक KVK के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया। डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया। अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया। इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं।
केवीके से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार के सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम आपको बताएंगे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक छोटा सा कार्ड होता है लेकिन आपको आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने अपना केसीसी नहीं बनवाया है, क्या है इसकी प्रक्रिया, आइए आपको बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि।
सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इतना ही नहीं, आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।